हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है, पेन मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और पेन भाई मैंने कर लिया सेलेक्ट। आज होने वाली है हमारे MLT MCQ की क्लास नंबर, हैशटैग यहाँ पर डाल देता हूँ। आज होने वाली है डे 6। जी हाँ दोस्तों, MLT में हमने बेसिकली माइक्रो बायोलॉजी अभी शुरू किया हुआ है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं, और ये है हमारी जो थीम है हमारी वीडियो की, वो है MCQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, MCQ का पोस्टमार्टम सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। इससे पहले अगर आपने इसकी 5 वीडियोज कंप्लीट नहीं की है तो जाकर कर लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। जाकर आप देख सकते हो वीडियोज़ को। ठीक है, मेरा नाम है चेतन एंड यू आर वाचिंग मी। आई एम द फाउंडर ऑफ द लैब टॉनिक। ठीक है, तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों को डिस्कस करेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आज आपके साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था डे 5 वाली में। तो उसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। मैं इस सारे को रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे लगता है ऐसे करके रब होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। इरेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पहले पूरे को रब कर देता हूँ, और फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने दिया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कोई हार्ड एंड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देता मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो PCR का, एक्चुअली में मैं PCR का क्वेश्चन करवा रहा था। ठीक है, और PCR के क्वेश्चन से ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि PCR इज डिस्कवर्ड बाय। PCR किसने डिस्कवर किया था भाई? PCR डिस्कवर किया था भाई कैरी मुलिस ने। ठीक है, कैरी बी मुलिस, कैरी बी मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने, कैरिस बी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने PCR की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, PCR की डिस्कवरी करी थी कैरी मुलिस ने। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आज आपको दे देता हूँ डायग्नोसिस से, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। एक मिनट यार, एक मिनट। नेटवर्क कनेक्शन है थोड़ा। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का डिस्कस करते हैं। ठीक है, कार्यक्रम में चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है वो है आपका, वो भी आपका टेक्निक से ही है। आपने पढ़ा होगा माल्डिटोफ एक टेक्निक होती है। ठीक है, माल्डिटोफ टेक्नोलॉजी। तो माल्डिटोफ टेक्नोलॉजी में वो मतलब माल्डिटोफ यूज किसी लिए करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन ए है बैक्टीरियल कल्चर, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है AST जो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी डिटेक्शन है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। बताइए माल्डिटोफ को किसके लिए यूज़ करते हैं हम? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन गाइज आपसे जब आपने प्रैक्टिकल किया होता हो काम, तो तभी ये एक्चुअली ये टेक्निक से क्वेश्चन है। जो टेक्निक होती है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की, एक आपने पढ़ा होगा, एक वाईटेक भी होती है। ठीक है, ये सारे की सारी मॉडर्न टेक्निक्स है। वाईटेक हो गया, माल्डिटोफ हो गया, विडास हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो माल्डिटोफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता दूं, माल्डिटोफ की फुल फॉर्म मेरे से इंटरव्यू में पूछी गई थी। PGI में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में मेरे से पूछी गई थी कि माल्डिटोफ, अच्छा माल्डिटोफ के बारे में बताइए, ऐसा पूछा था मेरे से। तो फिर मैंने फुल फॉर्म बताई थी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वगैरह उन्होंने पूछा तो मैंने प्रिंसिपल भी बता दिया था। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसमें करते हैं। जैसे ऐसी एक प्लेट होती है। ठीक है, जिसको मतलब जैसे एक स्लाइड जो आपने पढ़ा होगा ना, स्लाइड जो ग्लास स्लाइड होती है, उसके आकार की एक प्लेट होती है। यहाँ पर वेल बने होते हैं ऐसे, माल्डिटोफ की जो प्लेट होती है। ठीक है,
यहाँ पर वेल बने होते हैं और हमें यहाँ पर बैक्टीरियल, मान लो बैक्टीरियल की हमारे पास कॉलोनी है, ठीक है, ये यहाँ पर अगार है और यहाँ पर हमने इसकी कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी उठा के यहाँ पर स्ट्रिक कर देना है, मतलब स्ट्रिक तो नहीं, थोड़ा हाँ मतलब इसके ऊपर इनोकुलेट कर देना है, ठीक है, वेल के ऊपर ये वेल बनाए होते हैं। उसके बाद फिर उसको मशीन में लोड करते हैं, फिर वो आइडेंटिफिकेशन करता है और बहुत ही रैपिड है वो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स असिस्टेड, यानी कि मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन एंड आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये एक एनालिटिकल मेथड है जो कि रैपिड और एक्यूरेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। ईस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे, कई बार जो एक्चुअली में जो एम्स हो गया, ठीक है, पीजीआई हो गया, ठीक है, जिपमर हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, रिसर्च का इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर हो गया, तो उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो कि आजकल वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन एंड आयोनाइजेशन टाइम ऑफ लाइट, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। और हाँ, और पीजीआई में जब मैं काम कर रहा था, ठीक है, तो तब माल्डिटोफ यूज़ किया था मैंने, ठीक है, मैंने खुद भी किया है, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ी सी मशीन होती है ऐसे करके, ठीक है, बड़ी सी मशीन होती है, उसमें यहाँ पर इसको लोड करना पड़ता है, साथ में यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, यहाँ पर सारा मतलब कनेक्टेड होती है, ये सारी कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं इसको, बहुत बड़ी सी मशीन होती है, ठीक है। माल्डिटोफ का भी अगर आप ज़्यादा अगर आपके कमेंट आएंगे तो एक माल्डिटोफ के ऊपर हम क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके कमेंट आए ज़्यादा तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर भी ले लूँगा माल्डिटोफ के ऊपर, ठीक है। माल्डिटोफ के ऊपर एक लेक्चर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इट वर्क बाय क्रिएटिंग ए यूनिक प्रोटीन फिंगरप्रिंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोटियोमिक्स बेस्ड होती है, ठीक है, प्रोटियोमिक्स बेस्ड होती है, क्योंकि इसमें वही अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं जो हर किसी ऑर्गेनिज्म के अलग होते हैं। तो ये मास स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल कॉलोनी इसमें, उसके बाद वो सिस्टम में जो उसका डेटा होता है उससे वो कंपैरिजन करता है, जो डेटाबेस बना हुआ है, उसके बाद जिनस और स्पीसीज ये ऑर्गेनिज्म की बताते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और वो अभी उसका इतना रेलिवेंस है भी नहीं, ठीक है। किसी दिन क्लास करेंगे तो क्लास में इसका पूरा मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स की हेल्प से, इसमें हम मैट्रिक्स भी ऐड करते हैं, ठीक है, सैंपल ऐड करने के बाद इसमें मैट्रिक्स ऐड करते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से ही फिर वो सारा का सारा वहाँ पर काम होता है, लाइज होती है, फिर सेल वगैरह, सेल से फिर प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन की सीक्वेंस, उसके बाद डेटाबेस से इसको हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। वैसे वही आयोनाइजेशन होता है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में वो ऐसे वो कर्व भी बनता है इसका, ठीक है। तो वो मास स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनी। तो ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी मैकेनिज्म है इसकी, तो अभी डिस्कस करना ठीक सा नहीं रहेगा। अभी जो क्वेश्चन है, अभी आपसे सिंपल पूछा है कि माल्डिटोफ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम माल्डिटोफ बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फ्लोरोमेट्रिक बेस्ड होता है ना, मैंने बताया ना कि ऐसे वो कर्व बनता है, ठीक है। तो वो वही डेटाबेस से वो कंपैरिजन करता है उसको। उसके बाद अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं इसका, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे भाई, पोस्टमार्टम करेंगे हम कि जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एक सी डी, ठीक है, ए सी डी, कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते भाई। देखो पहला ऑप्शन क्या है, बैक्टीरियल कल्चर, बिल्कुल भी नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि माल्डिटोफ तो हम क्या करते हैं, माल्डिटोफ तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ना। ऑलरेडी जो कल्चर्ड कॉलोनी होती है वहाँ से सैंपल हम उठाते हैं और बाद में मैट्रिक्स डालकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलरेडी जो कल्चर्ड होती है। कल्चर के लिए थोड़ी यूज़ करते हैं हम ये, कल्चर के लिए तो हम जो बीडी की मशीन है जो, या बायोमेरिक्स की मशीन है, वो यूज़ करते हैं ब्लड कल्चर के लिए, ठीक है, अगर ब्लड कल्चर ही करना है तो। वैसे कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, कल्चर प्लेट, कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, एसडीए, ठीक है। उसके बाद एएसटी, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, ये भी नहीं करते हम इसके साथ, ठीक है। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है कि माल्डिटोफ में हम क्या करें, एएसटी की जो, मतलब एएसटी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या मतलब कि वही कि ड्रग्स की ससेप्टिबिलिटी इसमें हम दे पाएंगे, ऐसी रिसर्च चल रही है अभी की। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जो ग्रोथ बेस्ड या जो मोलिकुलर टेक्निक्स है, जो कि वही यूज़ करते हैं हम एंटी एएसटी के लिए, ठीक है। एएसटी के लिए हम जो कन्वेंशनल मेथड है वही कि मूलर हिंटन आधार पर जो हम ड्रग्स, हम ऐसे जो ड्रग डिस्क डिफ्यूज़न वाला मेथड है ना, ये मोस्टली जगह पर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी चीप पड़ता है और
लेकिन रिजल्ट इसमें वही फिर उसके बाद आते हैं ना 20 आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, हम इसमें रिजल्ट देखते हैं, वो जोन ऑफ इनहिबिशन बनता है, ठीक है, जोन ऑफ, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो AST, और हाँ इसमें मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना, इनको नोट करते जाया करो। वाइट टेक में आप साथ साथ दोनों काम कर सकते हो। जो वाइट टेक जो बायोमेरिक्स कंपनी है, ठीक है, बायोमेरिक्स जो कंपनी है, वाइट टेक में आप दोनों कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो और AST भी दे सकते हो, ठीक है, ID भी कर सकते हो और AST भी दे सकते हो। उसमें आपकी ड्रग की सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस आता है, वो दोनों आ जाता है, ठीक है। वाईटेक के ऊपर भी मैंने काम किया है, ठीक है। वाईटेक की भी इतनी छोटी सी एक मशीन होती है, साथ में सिस्टम होता है, फिर उसके बाद ऐसे मतलब फिर उसमें कार्ड हम क्या करते हैं, कार्ड ऐसे हम उसमें लोड करते हैं और उसके बाद फिर इसको मशीन में लोड कर देते हैं, वो भी आफ्टर मतलब ओवरनाइट ही हम उसमें रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एडवांस लेवल की मशीन होती है, ठीक है। तो कभी मौका मिला, कभी आप लोगों की डिमांड आई तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, अगर आप लोगों की डिमांड आई तो, ठीक है। नहीं तो खैर इतना मतलब डीप में तो नहीं पूछते इतना, हाँ कोई MSc लेवल का एंट्रेंस है, ठीक है, या कोई PhD की आपका कोई एंट्रेंस है, या PhD का कोई कोई जॉब का आपका कोई वो है, तो उसमें ये चीज़ें जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये मतलब हाई लेवल के ही है, मतलब BSc लेवल पे इतना नहीं, इतना डीप में आई थिंक नहीं बताते। खैर बताते भी होगे तो आप मतलब, हमने तो मतलब क्या है कि जॉब में आने के बाद ही इन सब चीज़ों को मतलब कि सीखा है। जैसे PGI की मैंने बताया, मेरा जो था मालडी के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ ना, इसको प्लीज़ आप मतलब कि प्लीज़ आप इनको नोट किया करो, क्योंकि ये हाई यील्ड पॉइंट होते हैं। यही मतलब मेरी इस वीडियो सीरीज़ का मतलब कि मेन मोटिव है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका B, ठीक है, B इसका राइट आंसर है, क्योंकि तभी फ़ायदा है ना आपका। अब आप देख रहे हो वीडियो को, वैसे ही ऐसे थोड़ी है कि बस लगा के चल दिए, सारा का सारा डिस्कस करेंगे, तभी आपको वीडियो समझ आएगी, तभी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, जो अलग अलग जो टाइपिंग मेथड होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइपिंग मेथड होते हैं, जो ये भी एपिडेमियोलॉजी में यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी को भी बैक्टीरियल एपिडेमियोलॉजी करते हैं, तो उसमें टाइपिंग होती है, ठीक है। बैक्टीरियल टाइपिंग आपने सुना होगा, बैक्टीरियोफाज टाइपिंग, ठीक है, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से टाइपिंग करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, RFLP करते हैं, ठीक है। RFLP, खैर RFLP तो PCR से रिलेटेड टेक्निक होगी वो। तो इसमें से गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा आपसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड कौन सा है इनमें से, इन चारों में से। माइक्रो एरे फेज टाइपिंग, जैसे ये बताया था ना मैंने, बैक्टीरियोफेज, या RFLP, या पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनमें से जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टाइपिंग मेथड है वो उसका आपका आंसर C है, ठीक है। ये भी थोड़ा गूगली क्वेश्चन था, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन था ये। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो राइट आंसर है। अब ये होता क्या है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है भाई। ये कई कई बार क्वेश्चन पूछी जा सकती है, कई बार क्वेश्चन, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द बैक्टीरियल टाइपिंग, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एपिडेमियोलॉजी में ये सब यूज़ होता है। तो मोलिकुलर एपिडेमियोलॉजी और जो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कहीं पर कोई आउटब्रेक हो गया तो हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो पल्स फील्ड जेल इसकी हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ठीक है। क्योंकि इससे हम मतलब ईजिली तरीके से फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिजम्स का कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसकी, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और टाइपेबिलिटी ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल जो स्पीसीज है सबकी हम टाइपिंग कर सकते हैं। फिर उनके जो सब टाइप है, जो बैक्टीरियल के जो सब टाइप है उनको। अच्छा ये बताना यार कमेंट बॉक्स में कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और फिर बताना कि कंटेंट कैसा है आपका ये, ठीक है। इन्होंने देखो, इन्होंने यहाँ पे मैंशन किया था, मेथड इन्वॉल्व डाइजेस्टिंग द एंटीरियल बैक्टीरियल जीनोम विद ए रेयर कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें करते हैं हम एंड देन सेपरेटिंग द रिजल्टिंग लार्ज DNA फ्रेगमेंट ऑन एगरोस जेल बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पीरियोडिकली चेंजेस। अरे यार सिंपल सी है, ठीक है। आपने क्या किया, बैक्टीरियल जो जीनोम है उसको मतलब बैक्टीरियल DNA को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब कोई भी टारगेट जो सीक्वेंस है उसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ उसको आपने कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसको
जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में जब फिर आपको जेल रन करनी है, और वो जो जेल है ना वो मतलब कि टाइम टू टाइम विद, जैसे कि जो एसी सर्किट चलता है ना, आपका एसी कैसे चलता है आपका सर्किट, ठीक है, जैसे डीसी तो ऐसे चलता है, एसी कैसे चलता है आपका ऐसे चलता है, तो वो क्या होता है कि मतलब कि पीरियोडिकली वो चेंज करती रहती है अपनी डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से यूनिक जो बेंडिंग पैटर्न आता है वो यूनिक आता है, ठीक है, हर एक स्ट्रेन का जो बेंडिंग पैटर्न है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इससे हम इजीली कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन, जो जेनेटिक जो जेनेटिक रिलेटेडनेस होती है, जो दो मान लो दो बैक्टीरिया है, इनमें आपस में ये जेनेटिकली कैसे सिमिलर है या आपस में ये जेनेटिकली कैसे डिफरेंट है, तो उस चीज़ के लिए होता है ये। वही जो मेनली जो रिसर्च लैब्स होती है उसमें ये यूज़ होता है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, जहाँ पर हमें एपिडेमोलॉजी हो गया, मोलिकुलर एपिडेमोलॉजी हो गया, ठीक है, तो उन पर उसमें ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती है। अच्छा हाँ, RFLP की फुल फॉर्म कहीं जगह पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए RFLP, ठीक है, RFLP की पता होनी चाहिए आपको। तो अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं अपना। वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, क्योंकि देखो PCR आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, अब RFLP की फुल फॉर्म क्यों पता होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक बड़ा ही यूजफुल मेथड है, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है ना वो लेस है इसके कंपैरिजन में। जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है, इसके कंपैरिजन में जो ये RFLP है, ये इसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर कम है, क्योंकि ये जितने भी मोस्टली जो ऑल स्ट्रेन है उनमें से सबको ये रिजोल्व नहीं कर सकता, मतलब कि एक तरह से बोल ले तो RFLP के ऊपर जो एडवांटेज है वो है आपकी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस की, ठीक है, ये ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, ये पॉइंट आप दोनों कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। माइक्रो एरे क्या होता है, DNA माइक्रो एरे भी टाइपिंग में यूज करे जाते हैं, बट इसकी भी लेस डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है एज कम्पेयर टू FM ये PFGE जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, इसके कंपैरिजन में माइक्रो एरे की जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है वो लेस होती है, लेकिन यूज ये भी होते हैं, ठीक है, यूज ये भी होते हैं एपिडेमोलॉजिकल जो ब्रेक होती है, तो उसमें हम जो उसके बाद बैक्टीरियोफाज टाइमिंग मैंने आपको बताया कि ये एक ओल्डर मेथड है, ठीक है, अब मतलब अभी भी यूज होता है कई लैब्स में, लेकिन ये पहले होता था, ठीक है। ये क्या है, ये एक नॉन मॉलिकुलर मेथड है, क्योंकि इसमें हम बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं। जो बैक्टीरियोफाज होता है ना, जो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, जो बैक्टीरियोफाज आपने पढ़ा होगा ऐसे, मतलब कि ऐसी शेप का होता है, फिर इसमें यहाँ पर टेल, उसके बाद यहाँ पर ये टेल फाइबर होते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज। तो ये एक क्या है कि ये एक ओल्डर मेथड है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि दिस हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द मोलिकुलर मेथड ड्यू टू, क्योंकि इसमें भी जो इसकी भी जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है वो मतलब ये भी है, खैर यूज़ होता है अभी भी, लेकिन ज़्यादा अब लैब्स किसके ऊपर मतलब जा रही हैं, वो इनके ऊपर जा रही है ना जो मोलिकुलर टेक्निक्स है, क्योंकि ये एक तो रैपिड रिजल्ट देती हैं, ठीक है, ऊपर से ज़्यादा मतलब वो इनकी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ठीक है, इनकी ये ज़्यादा यूज़फुल है, एक्सीलेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। तो इन चार ऑप्शन में से जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो आपका इन फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस ही है, ठीक है, सी है। ये क्वेश्चन गाइस थोड़े गूगली है, ठीक है, मे भी कुछ लोगों को कंटेंट थोड़ा सा हाई लग रहा होगा, लेकिन क्या करें भाई, आसान क्वेश्चन अब नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स में। ऐसे क्वेश्चन जो एम्स जो CRE है, ठीक है, CRE हो गया, PGI हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है, ICMR हो गया, या CSIR का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, CSIR, तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो भाई यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और देखो सबको पता होता है बैक्टीरियोफाज के बारे में, फेज टाइपिंग के बारे में। अब वो आपने एक ट्रेंड देखा होगा CRE में कि मोलिकुलर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं, मोलिकुलर से, क्योंकि भाई आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो फील्ड है, आने वाला जो वर्क है, वो क्या है कि हम मोलिकुलर जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई हम होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस भी तो आ रहा है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, आपने पढ़ा होगा AMR वीक हम जो सेलिब्रेट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आपको ये सारी टेक्निक्स पता हो पहले से, ठीक है। अब वो टाइम गया भाई कि SD की फुल फॉर्म पूछ ली, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता होती है भाई, सेब्रोड डेक्स्ट्रोजगार, ठीक है। अब वो टाइम गया कि भाई सीधा पूछ लिया कि एनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल बताओ, सबको पता भाई ब्लड अगार जो एक एनरिच्ड मीडिया है, ठीक है, पूछते हैं ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन
70% जनता को तो पता होते हैं ना भाई। ये क्वेश्चन जो 70 से जो मैंने बताया था, 50 से जो 70 क्वेश्चन आते हैं भाई, वो तो 90% जनता को पता होते हैं। जो जो आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, जो आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, वो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन से फिर आपका रैंक बनता है, और फिर ऐसे क्वेश्चन से आपकी रैंक एम्स दिल्ली से फिर कहीं और चली जाती है, ठीक है। तो आई होप जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अच्छा मतलब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही था आज का, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका प्लाज्मिड के ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है प्लाज्मिड के ऊपर। प्लाज्मिड हैव द फॉलोइंग, आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भाई, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल होती है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर जो डीएनए पड़ा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ये बताना आपको। कंजुगेशन, ट्रांसपोजिशन, रेजिस्टेंस या विरुलेंस। बताइए, प्लाज्मिड हैव द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, इसे कौन सा प्लाज्मिड का फंक्शन नहीं होता, बताइए, ठीक है। भाई देखो, दो ऑप्शन तो सभी को पता है, ये तो अब सबको ही पता होगा जिसने अगर बीएससी की हुई है, कि रेजिस्टेंस में भी इसका योगदान होता है, विरुलेंस में भी इसका योगदान होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए वही है, कंजुगेशन में भी प्लाज्मिड का काम होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड का एक्चुअली में जो इसका जो राइट आंसर है इसका, वो है आपका जो प्लाज्मिड का जो जो ट्रांसपोजिशन होती है ना, आपको पता होगा, जो जंपिंग जीन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा एक, ठीक है। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। अब ये लिखो भाई कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, क्वेश्चन ऑफ द डे कि कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग जीन इज, चल नीचे लिखूंगा मैं अभी, ठीक है। इसका एक्चुअली में जो राइट आंसर है वो आपका ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। प्लाज्मिड देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वही है कि कंजुगेशन के बारे में वो सारा बताया है, ठीक है। कंजुगेशन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, विरुलेंस हो गया, ये सारा बताया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यही ट्रांसपोजिशन। बैक्टीरिया प्लाज्मिड हैव फंक्शन रिलेटेड टू कंजुगेशन, रेजिस्टेंस, विरुलेंस, बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन पर, क्योंकि जब मैंने बताया था ना जंपिंग जीन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है। ट्रांसपोन जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जंपिंग जीन जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स इसको बोलते हैं मोबाइल, जंपिंग जीन ही बोल लो, ठीक है। ये कंसेप्ट किसने दिया था, पहले तो आप ये लिखो, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जंपिंग जीन कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, ये है भाई आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं किसका कमेंट आता है, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो कंजुगेशन में क्या होता है आपको पता होगा, जो कंजुगेशन में जो प्लाज्मिड होता है, जो कंजुगेशन एफ प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंजुगेटिव प्लाज्मिड जिसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड कैरी जीन्स दैट अलाउ फॉर द ट्रांसफर टू द अदर बैक्टीरिया थ्रू ए कंजुगेशन। जो यहाँ पर ऐसे जो कंजुगेशन ट्यूब बनती है ना, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया है, तो उस प्रोसेस को हम कंजुगेशन करते हैं। ये एक्चुअली एक रिप्रोडक्शन का, ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो है वो एक टाइप है कंजुगेशन, कंजुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है। कंजुगेशन प्लाज्मिड होता है, फिर वो ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होते हैं। रेजिस्टेंस में हाँ बिल्कुल आता है भाई, आर प्लाज्मिड में कई सारे जो जीन होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से, टॉक्सिक मेटल से वो क्या करते हैं, हम एक दूसरे जो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये भी है, ठीक है। विरुलेंस भी बिल्कुल, विरुलेंस फैक्टर भी होते हैं भाई प्लाज्मिड में, क्योंकि ये डिजीज क्यूजिंग जो विरुलेंस फैक्टर बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद अदर ऑप्शन क्यों नहीं, ठीक है, वही ऊपर जैसे ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दिया कि जो कंजुगेशन प्लाज्मिड है ये तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में हम यूज़ होता है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, क्योंकि देखिए ऐसे कंजुगेशन ट्यूब बनती है, फिर दूसरे बैक्टीरिया से ऐसे ट्रांसफ़र होता है ना ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस वही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही मेडिसिन में यूज़ होता है। उसके बाद मेडिसिन में एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो मैंने बताया आपको कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक मेजर जो आज जो इमर्जिंग जो पैथोजन है उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा MDR-TB, ठीक है, MDR-TB पढ़ा होगा आपने, MDR-TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। उसके बाद एक आपने पढ़ा होगा XDR-TB, ठीक है,
XDRT भी आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। और क्या बताऊँ, जो रेजिस्टेंस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने टीबी का ही एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद विरुलेंस, मैंने वही बताया कि इसमें विरुलेंस फैक्टर भी होते हैं प्लाज्मिड में। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो यहीं करते हैं समाप्त, ठीक है। आज 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे आज, ठीक है। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। आपको अपने कमेंट करके बताने कि भाई आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। बाकी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। लाइक तो आपको करना ही करना है वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो तो। कमेंट ज़रूर करना कि कंटेंट कैसा भाई, ठीक है। कंटेंट में दम है या नहीं है, तो कमेंट ज़रूर करना है। उसके बाद शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स को ये वीडियो, ठीक है। शेयर कर देना, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए, नहीं किया अभी तक तो ज़रूर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। घंटे का ज़रूर बजा देना भाई, सारे के सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टा की आईडी है, वैसे तो सबका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है, फिर भी चेतन_कांडे_, इस पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है। जेन्युइन क्वेश्चन अगर पूछोगे तो बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो, ठीक है। बाकी आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।